नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लासेस में स्वागत है। हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ एक चैप्टर के नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमिक्स में जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उन सबको टारगेट करेंगे। आपको कुछ आता हो ना आता हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। आपके न्यूमेरिकल्स 100% श्योरिटी के साथ में पूरे समझ में आपको आ जाएंगे और आप पेपर में भी उनको हैंडल कर पाएंगे। तो बिना समय ज़ाय किए शुरू करते हैं। बट हाँ, मेरे करने से पहले कोशिश कीजिएगा आप उन न्यूमेरिकल्स को एक बार कर देखें, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी आइडिया लग जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको नेशनल इनकम पहले आता हो नहीं आता हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना सुन लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे जाते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहते हैं। कोई आपसे पूछे भाई नेशनल इनकम क्या है, तो कुछ नहीं कहना है, वो एग्रीगेट जो NNP/FC होता है वही हमारे पास नेशनल इनकम है। डोमेस्टिक इनकम क्या है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। याद कर लीजिए फटाफट से, अगली बार पूछूं तो याद रहे। डोमेस्टिक इनकम क्या है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब किसी चीज़ को ग्रॉस से नेट कैसे बनाया जाएगा, तो ग्रॉस से नेट बनाने का तरीका है डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। और नेट से ग्रॉस कैसे बनाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, नहीं डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैसे दिया जा सकता है सुनिएगा। डेप्रिसिएशन कभी कभी डायरेक्ट दिया जा सकता है, इसका नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या नाम है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एक नाम है। और कभी कभी किसी असेट की आपको वैल्यू दे सकता है, जैसे मान के चलिए 20 करोड़ वैल्यू दे दी और उसका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है उसका, वो दे दिया आपको 5 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, उसकी जो वैल्यू है और जो लाइफ है उससे डिवाइड कर साल भर का डेप्रिसिएशन उसका निकाल लेना है। यानी 4 क्या आ गया, 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन आ गया। कभी कभी डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकालने के लिए दूसरी चीज़ आपको नेट के रूप में दे रखी होगी और एक चीज़ उसकी ग्रॉस के रूप में दे रखी होगी। तो याद रखिएगा, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस ही डेप्रिसिएशन होता है। ऐसे भी आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए ध्यान से सुनिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को तो प्लस करते हैं और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड को माइनस करते हैं। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो उसको उल्टा कर देंगे, फैक्टर इनकम को तो माइनस कर देंगे और फैक्टर इनकम फ्रॉम को तो माइनस कर देंगे, फैक्टर इनकम टू को प्लस कर देंगे। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोई कन्वर्जन नहीं है, एज इट इज सेम टू सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर कैसे आते हैं, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना याद रखिएगा और एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। क्या बोला मैंने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, जैसे GST, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को प्लस करेंगे। ये माइनस ये प्लस याद रखिएगा, कोई ब्रैकेट का चक्कर नहीं बता रहा मैं आपको। क्या याद रखना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज करना है, किसमें? मार्केट प्राइस में फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए। एक एग्जांपल समझिए, हमें GDP एट MP दे रखा है 1000 और हमें जाना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम पे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा GDP एट मार्केट प्राइस। तो देखिए मुझे कन्वर्ट क्या करना है, मुझे इस ग्रॉस से इस नेट पे जाना है, यानी मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है। मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी कि मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करना है, क्योंकि मुझे फ्रॉम दे रखा है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने हैं। इस केस में मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करूंगा और सब्सिडीज को प्लस करूंगा। तो मेरे पास तरीका है, पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा GDP एट MP में दे रखा है 1000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 200, फ्रॉम मुझे दे रखा, अब देखिए फ्रॉम वाला माइनस में दे रखा तो माइनस में ही लिखेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 200 प्लस सब्सिडीज हमारे पास में है 100। तो देखिए प्लस के 100 से माइनस का 100 तो कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 400 कर देंगे, 1000 में से आंसर आ जाएगा हमारे पास 600। तो 600 मेरे पास 600 करोड़ क्या आ गया, नेशनल इनकम निकल के आ गया। आई होप आप कन्वर्जन अच्छे समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसी पोर्शन को देख लीजिए। अगर आप कन्वर्ट करना सीख गए हैं तो पहले GDP निकालना सिखा दूँ, फिर कन्वर्जन तो आप बाद में लगा देंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या इसका थ्योरी है, वो सब अलग से है। आप सिर्फ जितना बता रहा हूं उससे मतलब रखिए, न्यूमेरिकल से मतलब रखिए। वैल्यू एडेड मेथड से पहुंचते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडिशन को ही GDP कह देते हैं जब हमारे पास कोई और GVA नहीं दे रखा होता, वरना अलग अलग फर्म्स के GVA निकालकर, फर्म A का, फर्म B का, फर्म C का, इनको निकालकर GDP निकलता है। यानी देश के सभी GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन को प्लस करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। तो अभी ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड मार्केट प्राइस निकलेगा कैसे, तो पहले पूरा फॉर्मूला समझिए। इसका पूरा फॉर्मूला होता है हमारे पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका है सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंज आया है, माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट निकालने का तरीका है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। सेल्स कैसे निकलती है भाई, सेल्स के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है प्राइस जो दे रखा हो यूनिट का उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे सेल निकलती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है डोमेस्टिक सेल्स प्लस इंटरनेशनल सेल्स निकाल लीजिए। तो जो डोमेस्टिक सेल होती है वो व्यक्ति किस किस को करता है, ध्यान से सुनिएगा, हाउस होल्ड को करता है, नॉर्मल कंज्यूमर्स को, फर्म को करता है यानी ए फर्म ने बी फर्म को बेचा देश के अंदर ही, और गवर्नमेंट को करता है। इंटरनेशनल सेल को क्या कहते हैं हम, इंटरनेशनल सेल को हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। तो इनको प्लस करके भी आपस में सेल्स निकलती है। चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी क्वेश्चन में इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से देते हैं, ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। और कभी कभी इसको खुद ही माइनस कर देते हैं, लिख देते हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, तो इसका मतलब क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग कम है। और कभी कभी लिख देते हैं एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको माइनस में लेना पड़ता है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ें जो रॉ मटेरियल के लिए परचेज की, रॉ मटेरियल मतलब जो एक बार में इस्तेमाल होगा। इसका एक बार नाम आ गया था सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हैं भाई, जो व्यापारी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगल यूज मतलब एक बार में यूज हो जाएंगे। अब इसको और क्या तरीका निकालने का, तो भाई इसमें तो हम समझ गए परचेजेज आती है, लेकिन परचेज किसकी, सिर्फ रॉ मटेरियल की। उसकी कंडीशन ये है कि वो भी कभी कभी डोमेस्टिक हो सकती है, वो भी कभी कभी इंटरनेशनल हो सकती है। तो डोमेस्टिक परचेज कहाँ से करता है, फर्म से करता है, हाउस होल्ड से कर सकता है, गवर्नमेंट से कर सकता है। और इंटरनेशनल परचेज किसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट्स बोलते हैं। तो इससे भी हम परचेजेस निकाल सकते हैं। और इससे आप पहुंचते हैं जीडीपी एट एमपी पे। जीडीपी एट एमपी से आप फिर कन्वर्ट करना जानते हैं। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करिए। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से हम पहुंचते हैं एनडीपी एट एफसी, याद रखिएगा डोमेस्टिक इनकम पे, एनडीपी एट एफसी। इसे कन्वर्ट करना तो आसान है। कैसे निकलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, याद रखिएगा फुल फॉर्म, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब कैसे कैसे निकलता है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज में एम्प्लॉइज को दिए गए सारे के सारे पैसे, जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है वेजेस एंड सैलरीज। इसके अलावा आता है इसमें वेजेस इन काइंड, सैलरीज इन काइंड। सिर्फ याद करिए आप क्या है कैसे, उससे मतलब मत रखिए अभी। तीसरी चीज़ इसके अंदर में आती है बोनस और सोशल कंट्रीब्यूशन स्कीम्स। अब याद रखिएगा सोशल कंट्रीब्यूशन स्कीम्स जो होती हैं बाय एम्प्लॉयज़ अगर दे रखा है, बाय एम्प्लॉयज़ तो भाई उसको नहीं लेना है, और बाय एम्प्लॉयर्स दे रखा है तो लेना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, एक तो होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कॉर्पोरेटिव। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है धरती के ऊपर रेंट, धरती के नीचे रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और कॉर्पोरेटिव में व्यक्ति कमाता है भाई प्रॉफिट। प्रॉफिट के ना 3 हिस्से करने हैं, प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं। इसका मतलब अगर ये तीनों ना दे रखे हों तो प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो ये तीनों नहीं लेने हैं। पहला है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग यानी कि जो पैसा हमने जमा करा है, जिसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लेकिन बोलते चल रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। डिविडेंड, और नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीनों को प्लस करके हमारे पास प्रॉफिट आएगा, इनको प्लस करके हमारे पास पर्सनल इनकम निकल के आएगी प्रॉपर्टी से, इनको इन दोनों को आपस में प्लस करके हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आएगा। मिक्स इनकम हमको या तो दी होगी या नहीं दी होगी, निकालने के लिए नहीं पूछेगा, तो इन सबको प्लस करके एनडीपीएटएफसी निकलेगा, याद रखिए। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से हम पहुंचते हैं जीडीपी एट एमपी। तो जहां पहुंचते हैं पहले वो इंपॉर्टेंट है। कैसे निकलता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कभी कभी हाउस होल्ड करके आ गए थे, बच्चे घबरा गए थे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दिया होगा एज इट इज। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी एज इट इज दिया होगा, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो तरीके से निकलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक वही हो गया हमारा पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकालते हैं। और कभी कभी ये ग्रॉस वाला ना, ये फिक्स्ड वाला, ये नेट करके दिया होता है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें डेप्रिसिएशन को जोड़कर ग्रॉस निकालना पड़ता है। फिर इन दोनों को आपस में जोड़कर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलती है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। और अगर इंपोर्ट दे रखे हो तो वो माइनस होते हैं, याद रखिएगा। इससे हमारे पास जीडीपी टेम्पी निकल जाएगा। ये दिया होगा, ये दिया होगा, बस ये घुमा के दे सकते हैं, बाकी सब एज इट इज होता है। और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर याद रखें तो नॉर्मल एक्सपोर्ट को प्लस कर देना है और इंपोर्ट को माइनस कर देना है, उससे भी ये सब हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट।
तो हमारे पास जो चीज़ें दे रखी हैं वो हमें दे रखी हैं वैल्यू एडिशन की, और वैल्यू एडिशन से हम पहुँचते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस पे। कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ इनपुट निकालने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशंस माइनस कर देते हैं। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेजेस होते हैं रॉ मटेरियल के। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यूनिट्स आउटपुट सोल्ड 2000। तो सेल्स निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, जितने आपने यूनिट्स बेच दिए हैं मल्टीप्लाई हर एक यूनिट का जितना प्राइस है, इस केस में 20 रुपये है, सेकेंड वाले केस में प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, प्लस चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 500, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें दे रखा है 15,000। तो मैं इसको सॉल्व करने के बाद में देखिए ये मेरे पास निकल के आएगा 40,000, और 40,000 में से मैं 15,000 माइनस कर दूंगा, बचेंगे 25,000। 25,000 में से मेरे पास 500 रुपये जाएंगे तो मेरे पास आएगा 24,500 रुपया। अब ये जो 24,500 रुपये हैं ये मेरे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है। मुझे मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, और अगर वो नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडीज प्लस। इस केस में हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ सब्सिडीज हैं 3,000 रुपये, तो मैं इसमें 3,000 रुपये जोड़ दूंगा, मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा 29,500 रुपये। अब एक करोड़ हो लाख हो आप इसके आगे लिखाइएगा। डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर GV8 MP के साथ में अगर मैं इसमें से प्लस कर दूं सब्सिडीज को तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो दे रखी हैं वैल्यू एडिशन मेथड की। तो वैल्यू एडिशन से पहुंचते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, जिसको मैं लिख सकता हूँ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसको ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है 20, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए हमें ऊपर लिखा हुआ सेकंड नंबर पे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। देखिए प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो कि व्यापारी लोग बिजनेस यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो सिंगल यूज मतलब एक ही बार इस्तेमाल होंगे। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो एक ही बार इस्तेमाल होता है। भाई रेस्टोरेंट में जो दाल आ रही है उससे जो सांभर बनेगी वो दाल एक ही बार इस्तेमाल होगी, बार बार उसका यूज़ नहीं कर सकते उसकी बिल्डिंग की तरह, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट कॉस्ट है। तो इसमें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को इंटरमीडिएट कॉस्ट मानना है, जो कि है हमारे पास 5। ये जो अनसोल्ड गुड है इसी को ही हम चेंज इन स्टॉक मानेंगे, जो कि हमें दे रखा है 2। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 20, 15 प्लस 17। तो हमारे पास ये 17 आया, जो कि है GVA एट मार्केट प्राइस। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में निकालना है NVA एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले मुझे इस ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मुझे डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में कैसे निकलेगा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास फर्स्ट लाइन में दिया हुआ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाले, यानी कि फिक्स्ड गुड्स दे रखे हैं। फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है हमको, ऐसी चीज़ें जो कि फिक्स होती है, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, जिनकी लाइफ दे रखी है हमें 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स लाइफ दे रखी है, उसकी वैल्यू कितनी है 10। अगर 10 की वैल्यू 10 साल चलेगी तो हर साल कितना डेप्रीशिएट होगा 1। तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट डेप्रीशिएशन नहीं दिया था, हमने डेप्रीशिएशन निकाला। डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका क्या है? जितनी उसकी वैल्यू दे रखी हो और जितनी उसकी नंबर ऑफ लाइफ हो, नंबर ऑफ लाइफ होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ हो, जितने साल वो चलेगी उसे डिवाइड करने पर हमारे पास डेप्रीशिएशन आता है। तो सबसे पहले 17 में से 1 को हटा दूंगा, मेरे पास बचेगा 16। ये मेरे पास आ गया NVA एट मार्केट प्राइस। लेकिन मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूंगा, जो मुझे नहीं दे रखे। लेकिन मुझे क्वेश्चन में डायरेक्ट टैक्स दे रखे हैं। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता तो डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, सब्सिडीज प्लस करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स मुझे दे रखा है 1, जो कि GST है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। क्वेश्चन में हमारे पास सब्सिडीज नहीं दे रखे, तो हमारे पास 15 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि है नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें सेल्स निकालनी है। तो पहले मैं पूरा वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला लिखूंगा, जो कि होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस गिव्स सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। देखिए ध्यान से समझिए, मेरे पास क्वेश्चन में सेल्स निकालना है तो मुझे दिया नहीं है, तो इसकी जगह तो मैं x मान लेता हूँ। लेट द सेल्स बी x। चेंज इन स्टॉक मुझे निकालने का तरीका है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 600, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 100, जो कि हो जाएगा 500, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट मुझे दे रखा है 3,000 रुपये। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर में ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकाल लूँ तो मैं इनकी मदद से सेल्स को निकाल सकता हूँ। मेरे को क्वेश्चन में नीचे दे रखा है नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट। मुझे ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस चाहिए, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए अब हम उल्टा चल रहे हैं, डेप्रीशिएशन को ऐड करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना पड़ेगा। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस और सब्सिडीज को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं।
क्वेश्चन में हमें सब्सिडीज दे रखी हैं तो सब्सिडीज को यहाँ माइनस करके लिख दूंगा, और क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखे तो मैं सीधा इसको लिख लूंगा। तो देखिए एनवीएट फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा है 2000 लिखते हैं। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का खपत हो जाना, खपत मतलब डेप्रिशिएट हो जाना यानी कि 700 माइनस सब्सिडीज दे रखी है 200, ये मेरे पास आ गया GVA एट मार्केट प्राइस जो कि होगा 2500। अब प्लस का 500 वहां जाके माइनस का हो जाएगा तो क्या आएगा 3000, और ये जो माइनस का है वहां के प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ भी 3000, तो सेल्स हमारे पास आ जाएगी 6000 रुपये। अब 1 करोड़ हो लाख हो आप इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है NNP एट मार्केट प्राइस, और जो चीज़ें दे रखी हैं वो हमें दे रखी हैं इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड से पहुंचते का इनकम मेथड से पहुंचता है डोमेस्टिक इनकम पे जो कि होता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है उसमें सैलरीज वगैरह आते हैं, तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज हमें अलग से सैलरीज वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा का पूरा हमें 800 दे रखा है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास सबसे पहले आता है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, ये एक सेगमेंट होता है, और दूसरा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर में हमारे पास आता है एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, फिर आता है हमारे पास में डिविडेंड, फिर आता है हमारे पास में कॉर्पोरेट टैक्स। तो इस 800 के साथ हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 20, हमें रेंट दे रखा है 300, हमें डिविडेंड दे रखा है 100, हमें रॉयल्टी दे रखी है 40, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 50 और इंटरेस्ट दे रखा है 400। क्वेश्चन में मिक्स इनकम नहीं है तो उसको निल मान लिया, तो इसको प्लस करते हैं, ये हमारे पास आएगा 1710। लेकिन हमें NDP एट FC पे नहीं, हमें NNP एट MP पे जाना है। तो पहले मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम तो प्लस करते हैं और नेट फैक्टर इनकम टू माइनस करते हैं। तो हमारे पास 1710 में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करना है, लेकिन वो माइनस में दे रखा है तो मैं सिंपल माइनस करूंगा, ये आ जाएगा 1700। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे है ना, उल्टा चल रहे हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेंगे जो कि ये 60, हमारे पास आ जाएगा 1760। ये हमारे पास क्या आंसर आया NNP एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम पूछा है। नेशनल इनकम भाई जब भी पूछा जाए तो आपको निकालना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम होता है। हमारे पास जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो हमारे पास इनकम मेथड की हैं, तो इनकम मेथड से हम पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो सबसे पहले कंपनसेशन एम्प्लॉइज हमें स्टार्टिंग में दे रखा है 13,300 रुपये, ठीक है भाई। और फिर दे रखा है वेजेस इन काइंड, तो ध्यान रखिएगा वेजेस इन काइंड तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर ही आती है भाई। सैलरी, वेजेस इन काइंड्स, बोनस, ये सब चीज़ें कंपनसेशन एम्प्लॉइज में काउंट होती हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको पूरा का पूरा दे रखा है 5,000, और मिक्स इनकम क्वेश्चन के अंदर में दी हुई है 16,100 रुपये। इसको हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास ऐड ऑन होकर आएगा 34,400 रुपये। लेकिन हमें जाना है NNP एट FC, तो देखिए बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस करेंगे, तो प्लस कर देंगे इसमें 300 रुपये, हमारे पास आंसर आ जाएगा 34,700 जो कि भाई नेशनल इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस पहले तो किस मेथड से निकलता है, वो निकलता है इनकम मेथड से। इनकम मेथड से पहुंचते हैं डोमेस्टिक इनकम पे जो होती है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब इसमें तो पहले मैं नील छोड़ दूँ क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है मुझे 800, ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालना, उसको X मान लिया, और मिक्स इनकम हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, ना दे रखी है 400 रुपये सबसे लास्ट में। लेकिन मुझे अब पहले ना NDP एट FC चाहिए। मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है सेल्स और इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है भाई, देखिए डायरेक्ट तो तरीका यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है जब हमारे पास कोई और फॉर्म ना दे रखी हो। इसको कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए इसमें चेंज इन स्टॉक तो है नहीं हमारे पास, लेकिन सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। सेल्स दे रखा है हमारे पास में 4,000 रुपये का, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है हम पे 600 रुपये का, तो 3400 मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस आ गया।
अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट एफसी कैसे निकालूंगा? सबसे पहले ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा। डेप्रिसिएशन दे रखा है 200, तो 200 माइनस करने पे मैं पहुंचूंगा 3200 पे। अब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक तो ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट पे कैसे आते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करिए, जो कि दे रखे हैं हमको 500 रुपये के। तो इससे करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा 2700, जो कि मेरा पास होगा एनडीपी एट एफसी। अब ये दोनों में प्लस करके आएंगे 1200, और 1200 में आके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आएगा 1500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम निकालनी है, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ तक हमें जाना है। हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी हैं वो ज़्यादातर एक्सपेंडिचर मेथड की दे रखी हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड से पहुँचते कहाँ हैं भाई? जीडीपी एट एमपी। कहाँ पहुँचते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन होता चलेगा जैसे मैं सिखा रहा हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकालते हैं भाई? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट दे रखा हो तो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमें दे रखा है 800, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ग्रॉस से नेट को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, है ना। और नेट से ग्रॉस पे, समझ रहे ना, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन अब मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे दे रखा है 200। इसमें जैसे ही मैं डेप्रिसिएशन जोड़ूंगा, डेप्रिसिएशन मुझे दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 6th नंबर पे 100, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जैसे ही मैं चेंज इन स्टॉक जोड़ दूंगा, जो कि मेरे को नीचे क्वेश्चन में 3rd नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 20, तो मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। तो 200 प्लस 100 300, 300 माइनस 20 280। ये मेरे पास पूरा का पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया। और नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा, इंपोर्ट दे रखा है, तो मैं माइनस का 50 को ले लूंगा। तो 800 और 300 1100, और ये पूरा मेरे पास करके आएगा 1330 रुपये। ये मेरे पास जीडीपी एट एमपी आया, मुझे जाना है एनपी एट एफसी पे। तो पहले ग्रॉस से नेट पे कैसे जाऊंगा? डेप माइनस करके। तो डेप्रिसिएशन मेरे पास था क्वेश्चन में 100 रुपये का, तो मैं 100 रुपये को माइनस करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा 1230 पे। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस 2 माइनस, तो 2 दे रखा है तो 40 माइनस कर दूंगा, पहुंच जाऊंगा 1190 पे। ये मेरे पास एनएनपी हो गया। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, जो कि दे रखे हैं 120, और 120 में माइनस करूंगा, जो कि होता है 1070 रुपये। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। तो देखिए पहले तो ये फॉर्मूला है भाई एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से पहुंचते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। कैसे निकलता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह मैं लिखूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना। मैंने पूरा फॉर्मूला ओपन करके लिख दिया। पहले तो मैं इसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं इसको क्वेश्चन में, हाँ देखिए ये तो भाई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको दे रखा है डायरेक्ट जीडीपी एट एमपी 5th नंबर पे, जो कि हमारे पास है 2500 रुपये। इसकी जगह मैं लिखूंगा 2500 रुपये। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन दे रखा है हमको 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन हमको क्वेश्चन दे रखा है 500, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह मान लूंगा एक्स, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 200 माइनस ओपनिंग स्टॉक है 300 प्लस नेट एक्सपोर्ट, जो कि दे रखा है माइनस का 50, जिसको मैं माइनस करके लिख दूंगा। तो 2500 में से ये और ये पोर्शन माइनस होंगे, तो 2500 माइनस 1500 यानी कि 1000। तो मैं इसको इतने पोर्शन सॉल्व करके तो 1000 यहाँ लिख देता हूँ। और 200 माइनस 300 माइनस का 100 माइनस का 50 माइनस का 150 वहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 1150, जो कि मेरे पास एक्स यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। यही आंसर है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी एंड फर्म सी, और इन तीनों का ग्रॉस वैल्यू ऐड करके हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी
बाय फर्म ए। दूसरा दो जगह छोड़ के लिख देता हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एम पी बाय फर्म बी। और तीसरी थोड़ी जगह छोड़ के लिख देता हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एम पी बाय फर्म सी। और इन सबको ऐड करके मेरे पास आ जाएगा जी डी पी एट एम पी, है ना। सभी ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड करके हमारे पास जी डी पी आता है। तो निकलता कैसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स दो प्रकार की, डोमेस्टिक सेल्स और इंटरनेशनल सेल। परचेज भी दो प्रकार की, डोमेस्टिक परचेज रॉ मटेरियल की और इंटरमीडिएट परचेज। इसमें मशीन्स वगैरह नहीं आते, यानी कैपिटल गुड्स नहीं आते बड़े वाले, ध्यान रखिएगा, सिर्फ रॉ मटेरियल लेते हैं। तो मैं सभी में सिर्फ यही डिब्बे बना देता हूँ, पूरा का पूरा सेल्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लिख रहा, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सिर्फ मैंने इनके सेल का ये डिब्बे बनाए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल सेल के, और नेशनल और इंटरनेशनल परचेज के बनाए हैं। तो पहला लाइन पढ़िए, फर्म ए ने इनपुट खरीदे 500 करोड़ के। तो इनपुट खरीदे फर्म एक्स से 500 करोड़ के, तो इसका परचेज हो गया 500 करोड़ का। और सेल टू फर्म बी, और बी फर्म को सामान बेचा 1000 का। तो बी फर्म को सामान बेचा यानी कि इसने डोमेस्टिक सेल करी है 1000 की, और अगर इसने 1000 की सेल करी है तो इसका मतलब बी ने 1000 का परचेज करा है। तो बी के में परचेज में लिख देते हैं 1000 रुपये, ठीक है भाई, 1000 करोड़ रुपया। एंड टू फर्म सी 700, और 700 करोड़ बेचे हैं किसको बेचे, सी को। तो सेल में आ गए 700, भाई ए की सेल में क्या आ गए, 700 आ गए, तो सी के परचेज में आ जाएंगे 700, डोमेस्टिक परचेज हो गई सी की, ठीक है भाई। फर्म बी ने इनपुट खरीदा है 200 करोड़ का वाई से, तो बी के लिए क्या हो गया, ये परचेज हो गया। और सेल टू फर्म बी वर्थ 1500 एंड फिनिश गुड्स टू वर्थ 2000 टू हाउस होल्ड। और बी ने क्या करा है, सी को तो 1500 करोड़ का बेचा है, तो बी की परचेजेस हो गई हमारे पास। मैं वाइफर्केशन करने के लिए यहाँ पे एरो कर देता हूँ, ये ए का है, ये बी का है, और ये नीचे वाला सी का है। तो देखिए भाई, जो बी ने सेल करा है, तो बी ने एक तो सी को सेल करा है कितने का, 1500 करोड़ का। तो 1500 करोड़ का तो एक तो ये है, और क्या करा है भाई, 2000 करोड़ का हाउस होल्ड को बेचा है। भाई हम किस किस को बेचते हैं, हाउस होल्ड को बेचते हैं, फर्म को बेचते हैं, गवर्नमेंट को बेचते हैं, वो हमारी डोमेस्टिक सेल होती है। तो अगर इसने 1500 करोड़ का सी को बेचा है तो सी के परचेज में आ जाएगा 15। सी का परचेज का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, 1500 और आ जाएंगे सी के में, ये सी का डोमेस्टिक परचेज हो गया। आगे सी बाइज आउटपुट फ्रॉम जेड इनपुट, सी ने इनपुट खरीदा है जेड से 150 करोड़ का, तो सी का एक और परचेज आ गया 150 करोड़ का, सी के परचेज में ऐड कर देते हैं 150 करोड़। एंड सेल्स फिनिश गुड्स वर्थ 4150 टू हाउस होल्ड, और 4150 का सामान बेचा है हाउस होल्ड को। तो बस इसको हमें सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ए का कोई इंटरनेशनल सेल नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल परचेज है, ना कोई इसका इंटरनेशनल सेल है, ना इंटरनेशनल परचेज है। इसको ऐड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और सबको आपस में ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आएगा 1200, 1500 प्लस 2000 3500 माइनस 1200, ये मेरे पास आएगा 2300। तो 2300 में इसकी जगह पे लिख देता हूँ। और ये लास्ट का मेरे पास सॉल्व करके आएगा 1800, ये मैं सी के साथ में लिख देता हूँ। इन तीनों को आपस में ऐड करता हूँ, ये करके आएगा हमारे पास 5300। तो 5300 हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट रियल जीडीपी इफ नॉमिनल जीडीपी 300 एंड प्राइस इंडेक्स इज 240। प्राइस इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रखा है 240, नॉमिनल जीडीपी है 300, रियल जीडीपी पता नहीं तो आर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले ये 10 से ये सामने वाला 10 काट देता हूँ, और 3 की टेबल से जाएगा 8 टाइम्स, 3 की टेबल से जाएगा 100 टाइम्स, और ये आर वहाँ 8 वहाँ, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000/8, जो कि आंसर आएगा 125 करोड़। करोड़ में लिखा हो तो हमारे पास आंसर आ गया रियल जीडीपी का 125। क्वेश्चन कह रहा है टोटल डिपॉजिट हमें दे रखी है 50,000 करोड़, इनिशियल डिपॉजिट है 12,500। तो हमको बताना है कि भाई लीगल रिजर्व रेशियो कितना है। ये इनिशियल डिपॉजिट भी करोड़ में ही है, लेकिन कैसे निकालें, तो जितना मैं बता दे रहा हूँ बस इतना याद कर लो। कुछ आता हो नहीं आता हो इस बात से कोई लेना देना नहीं, जितना बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो। मनी मल्टीप्लायर क्या है, क्यों है, कैसे, बाद में बात करेंगे। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR।
फिर इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर बराबर टोटल डिपॉजिट्स, इसको टोटल क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। इतना बस याद कर लो, इसमें पुट करते चलोगे, आता हो नहीं आता कोई मतलब नहीं, नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो समझिएगा, हमें क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट दे रखी है 12,500, मनी मल्टीप्लायर पता नहीं, टोटल डिपॉजिट दे रखी है 50,000। तो 12,500 से 50,000 हमारे पास जाता है 4 बार, तो मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। ठीक है भाई, ऊपर वाले में पुट कर देता हूँ, मनी मल्टीप्लाई की जगह पे लिख दे रहा हूँ 4, और LRR वहाँ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो LRR की वैल्यू आएगी 1/4। समझिएगा, LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो आ रहा है 1/4, 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो इसका मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, जो कि आ जाएगा 25%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है टोटल डिपॉजिट इज 20,000, तो मैं लिख देता हूँ टोटल डिपॉजिट बराबर 20,000। लीगल रिजर्व रेशियो कितना है हमारे पास में 40%, यानी कि अगर 100 रुपये का टोटल डिपॉजिट है तो 40 रुपये बचा कर रखने हैं। इनिशियल डिपॉजिट निकालनी है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था पूरा बताइए, मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/LRR, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई मनी मल्टीप्लायर बराबर टोटल डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले मैं इसमें पुट करूंगा मनी मल्टीप्लायर बराबर 1/40% है, तो 40 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 0 से 0 गया 5/2। मनी मल्टीप्लायर मेरे पास निकल के आया 5/2। अब मैं मनी मल्टीप्लायर को इसमें पुट करूंगा, इनिशियल डिपॉजिट्स हमें पता नहीं है, इसके लिए लिख रहा हूँ ID, मनी मल्टीप्लायर मेरे पास 5/2, और टोटल डिपॉजिट दे रखी है 20,000 करोड़। तो 5 से ये 20,000 जाएगा 4,000 करोड़ बार, और ये मार के मल्टीप्लाई, तो इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास आ गई 8,000 करोड़। ये हमारे पास आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। पूरा का पूरा फॉर्मूला समझिए अच्छी तरह से मेरे साथ, पूरा तैयार हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में बोरोविंग्स एक्सक्लूडिंग होती हैं, यानी कि इसमें बोरोविंग्स नहीं लेते। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ। देखिए, फिस्कल डेफिसिट को अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर को तोड़ दूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर दो प्रकार से है। कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, समझ गए। माइनस ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, टोटल रिसीट्स को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। ब्रैकेट के बाद हमारे से साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये एक फुल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और जो कैपिटल रिसीट्स हैं उसमें डिसइन्वेस्टमेंट बोरोविंग्स वगैरह होती है, तो उसमें बोरोविंग्स नहीं लेनी है ना। इसमें ये है कि भाई बोरोविंग्स नहीं लेनी होती कैपिटल रिसीट्स के अंदर में। ठीक है भाई, अब हमें क्या क्या दे रखा जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हमें रेवेन्यू रिसीट्स दे रखे हैं, तो रेवेन्यू रिसीट्स की जगह पे मैं लिख दूंगा 60,000। क्वेश्चन में हमें बोरोविंग्स दे रखे हैं 65,000। तो देखिए, क्वेश्चन में बोरोविंग्स दे रखे हैं, इसमें बोरोविंग्स एक्सक्लूडिंग है। ठीक है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है हमको 1,00,000 रुपए। अब जरा एक बात समझिए, क्वेश्चन में आप ना तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना आपके पास कैपिटल रिसीट्स है, तो आप फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालेंगे, है ना। वरना तो हम निकाल लेते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स करके, जो कि 40,000 रुपये हो गया, उसमें ये माइनस करते ये प्लस करते काम चल जाता। लेकिन हमारे पास नहीं दे रखा, तो इस केस में क्या करें। देखिए, जितने क्वेश्चन मैं चुनकर लाया हूँ ये ऐसे हैं कि पेपर में दिमाग घुमा देंगे, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिएगा, पेपर में निकल जाएगा। हमें जो फिस्कल डेफिसिट निकालना है, जब हमें क्वेश्चन में अटक जाए और हमें कोई तरीका ना दे रखा हो, तो जितनी बोरोविंग्स दे रखी हैं क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, जितनी बोरोविंग्स दे रखी हैं उसी को ही फिस्कल डेफिसिट मान लिया जाएगा। यानी इस केस में फिस्कल डेफिसिट जो है वो है 65,000 रुपये। चलिए भाई, ठीक है, ये भी समझ गए। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालें भाई। प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट तो हम समझ गए 65,000 रुपये है, लेकिन इंटरेस्ट का क्या बात दे रखी है, पढ़िए। इंटरेस्ट कह रहा है रेवेन्यू डेफिसिट का 20% इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले मुझे रेवेन्यू डेफिसिट चाहिए, फिर उसका 20% निकालूंगा। भाई, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। वो तो मुझे दे रखे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1,00,000 और रेवेन्यू रिसीट्स है मेरे पास 60,000 रुपये। तो 40,000 रुपये मेरे पास रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। तो मैं रेवेन्यू डेफिसिट की जगह पहले लिख रहा हूँ 40,000 रुपये, और 40,000 रुपये का
मैं अगर 20% निकालूंगा जो कि होता है 8,000 रुपये, वो मेरे पास इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट की जगह पुट कर सकता हूँ 8,000 रुपये। माइनस करने पे मेरे पास आएगा 57,000 जो कि मेरे पास हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो हमने फिस्कल डेफिसिट भी निकाल दिया, प्राइमरी डेफिसिट भी निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है जो कि होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिर हमें क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट निकालना है जो कि होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, जो कि मैंने आपको भी पूरा फॉर्मूला ऊपर ड्राइव करके दिखाया था। वैसे तो नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और रिसीट्स में बोरोविंग्स नहीं लेते। और क्वेश्चन में प्राइमरी डेफिसिट भी पूछ लिया जो कि होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो देखिए सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालेंगे। हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 100 और रेवेन्यू रिसीट दे रखा है 80। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट हमारे पास आया 20। तो पहले वाले का हमारा आंसर आ गया 20 इन करोड़। ठीक है भाई। अब देखिए दूसरे वाले के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स तो मैंने कर लिया ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स तो मैंने करके 20 निकाल दिया। तो मैं सिर्फ इसके साथ में प्लस का 20 लिख देता हूं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 110 रुपये का। ठीक है भाई, उसकी जगह पे 110 रुपये लिख देता हूं। और कैपिटल रिसीट्स ध्यान से देखिए, जिसमें नेट ऑफ बोरोविंग का मतलब होता है उसमें से बोरोविंग्स हटा दी गई हैं। तो भाई हमें हटी हुई चाहिए थी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस का 95 और इसको सॉल्व करूंगा। मेरे पास निकल के आएगा 35 करोड़। अब प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए फिस्कल डेफिसिट यानी 35 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 10 जो कि मेरे पास आएगा 25 करोड़। तो मेरे पास तीनों आंसर निकल के आ गए 20, 35 एंड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे रेवेन्यू डेफिसिट पूछा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब देखिए इसमें हमें रेवेन्यू रिसीट्स तो नहीं दे रखी, तो रेवेन्यू रिसीट्स को हम निकालते हैं टैक्स रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स से। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स को कैसे निकालते हैं, टैक्स रिसीट्स प्लस नॉन टैक्स रिसीट्स। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में 80 माइनस टैक्स रिसीट्स, हमारे पास टैक्स रेवेन्यू कितना है हमारे पास में 47 और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है मेरे पास में 10। तो मैं लिख दूंगा 80 माइनस 57। ये मेरे पास निकल के आएगा 23 करोड़ जो कि मेरे पास रेवेन्यू डेफिसिट है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का वही फॉर्मूला मैंने बता रखा है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। रिसीट्स में बोरोविंग्स नहीं लेनी। टोटल एक्सपेंडिचर के लिए मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ भाई क्वेश्चन के अंदर में कहीं पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है ना। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं तो क्या करें, तो मैं इस केस में बोरोविंग्स को ही, समझिए बोरोविंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट मान लूंगा। और बोरोविंग्स मेरे पास क्वेश्चन में दे रखी है 32 की। तो फिस्कल डेफिसिट मेरे पास निकल के आ गया 32। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला, तो फिस्कल डेफिसिट है 32, इंटरेस्ट है मेरे पास 20, तो मेरे पास निकल के आ गया 12 करोड़ प्राइमरी डेफिसिट। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बजटरी डेफिसिट दे रखा है 50,000 करोड़। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। इसमें कोई बोरोविंग्स का चक्कर नहीं है, इसमें सब इंक्लूडेड होता है। और बजटरी डेफिसिट से जैसे ही हम बोरोविंग्स हटा देते हैं, समझिएगा बजटरी डेफिसिट से जैसे हम बोरोविंग्स हटा देंगे तो टोटल रिसीट्स में बोरोविंग हट जाएंगी। और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोविंग्स क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। तो इस रिलेशन को याद करिए। बजटरी डेफिसिट कितना दे रखा है 50,000 करोड़। ठीक है भाई, लिख लिया। बोरोविंग्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर में, लाइबिलिटीज एंड बोरोविंग्स करके देखिए लिखा हुआ है 8,000 करोड़। तो इसकी यहाँ पे लिख दूंगा 8,000 करोड़। मेरे पास फिस्कल डेफिसिट निकल के आ जाएगा 42,000 करोड़। करोड़ लिखकर जरूर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, फाइंड द बोरोविंग्स। बोरोविंग्स निकालनी है और इंटरेस्ट पेमेंट कितना दे रखा है 15,000 करोड़ दे रखा है और 25% है वो प्राइमरी डेफिसिट का। तो देखिए फॉर्मूला लिखिए, पहले लिख रहा हूँ प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आराम से समझिएगा। प्राइमरी डेफिसिट नहीं दे रखा, उसके लिए लिख रहा हूँ एक्स। क्वेश्चन कह रहा है द बोरोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट हमें निकालनी है। इंटरेस्ट पेमेंट 15,000 करोड़ है जो कि 25% है प्राइमरी डेफिसिट का। तो मैं फिस्कल डेफिसिट तो हमें पता नहीं है और माइनस इंटरेस्ट की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं 15,000। ठीक है भाई, समझ गए। अब कैसे सॉल्व करें, तो देखिए सुनिए, प्राइमरी डेफिसिट का 25% इंटरेस्ट दे रखा है
प्राइमरी डेफिसिट मैंने माना x, उसका 25% इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट कितना है 15,000, यानी किसी चीज़ का 25% 15,000 है। इसको मैं कट करूँगा, यह जाएगा 4 टाइम्स 4 वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 60,000। अब देखिए 60,000 हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, x की जगह पे लिखूंगा 60,000 और माइनस का 15,000 ये वाला वहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू आएगी 75,000। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट को ही मैंने कहा था बोरोविंग्स कहते हैं, तो ये 75,000 फिस्कल डेफिसिट तो आया, साथ में मेरे पास गवर्नमेंट का बोरोविंग्स भी निकल के आ गया। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बताना है। तो पहले देखिए मैं करंट अकाउंट लिख देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट है उसका ये साइड होता है क्रेडिट साइड, ये साइड होता है डेबिट साइड। यहाँ पैसा आता है, यहाँ पैसा जाता है। ये एसेट्स लायबिलिटी पे डायरेक्ट असर नहीं डालता। सबसे पहले दे रखा विजिबल एक्सपोर्ट। विजिबल एक्सपोर्ट यहाँ आते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने 100। विजिबल इंपोर्ट यहाँ आते हैं क्योंकि हमसे पैसा आता है 150, यहाँ लिख दिया। इनविजिबल एक्सपोर्ट यहाँ आते हैं 70 और इनविजिबल एक्सपोर्ट इनविजिबल इंपोर्ट हमारे पास यहाँ आते हैं 30। नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस, यानी कि इस वाले करंट ट्रांसफर मतलब यूनिलेटरल, जो कि एक तरफा होते हैं। गिफ्ट देना, ग्रांट देना, डोनेशन देना, चैरिटी देना, ये सब दो तरफा तो होते नहीं है भाई, बदले में गया और कुछ नहीं आया। इनका ऑलरेडी माइनस करके हमें दिया हुआ है प्लस का 15, तो मैं बीच में लिख देता हूँ उसको, ऑलरेडी करके दिया हुआ दोनों का प्लस का 15। तो देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ मेरे पास है 170, यहाँ मेरे पास में 180, यानी कि हम माइनस में पढ़े हैं क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, डेफिसिट है, तो माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पास प्लस का 5 आ गया। प्लस का 5 आने का मतलब है हम सरप्लस में हैं। हमारे पास बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस में है, प्लस के सरप्लस में, तो आंसर आ जाएगा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी सरप्लस ऑफ 5,000 करोड़ रुपीस। ये हमारा आंसर होगा। इफ ट्रेड डेफिसिट इज 1,000, ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट विजिबल आइटम का लेते हैं। तो देखिए मैं लिखूंगा डेफिसिट है तो यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बराबर कितना है 1,000, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1,000। ठीक है भाई। और क्वेश्चन में इंपोर्ट दे रखे हैं 2,000, तो मैं इसकी यहाँ लिख दूंगा 2,000 माइनस एक्सपोर्ट बराबर 1,000, प्लस का वहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्सपोर्ट बराबर माइनस का 1,000, माइनस से माइनस गया, एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1,000 करोड़। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस दिखा रहा है 20,000 करोड़ का। तो पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड को सरप्लस में लिखिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स कितना है 20,000 करोड़। ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है इंपोर्ट इज हाफ ऑफ एक्सपोर्ट। जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट का आधा है, तो एक्सपोर्ट को अगर मैं x लिख रहा हूं तो इंपोर्ट को लिख सकता हूं x/2, क्योंकि जो इंपोर्ट है वो आधा है एक्सपोर्ट का, बराबर 20,000। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि भाई 40,000 होगा, लेकिन फिर मैं सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। इसमें एलसीएम लेकर इसको माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 2 और 2x माइनस x बराबर 20,000। ये 20 है वहाँ के, ये 2 20,000 में मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 1x हो जाएगा x बराबर 40,000। तो एक्सपोर्ट मेरे पास कितना आ गया 40,000 और इंपोर्ट इसका आधा यानी 20,000 होगा। एडीए से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हो सकते हैं वो सारे के सारे तैयार कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कैसे निकलता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। बी क्या है यहाँ पर MPC, याद रखिएगा MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। अगर ये 0.75 दे रखा है तो 0.25 होगा, तभी दोनों को प्लस करके 1 बैठेगा। उसी तरीके से APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 की होता है। अब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन होता है उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। अब सेविंग्स कैसे निकालते हैं, सेविंग्स का फॉर्मूला याद करिए, माइनस का ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस BY, 1 माइनस B यानी कि MPS हो गया Y। अब हमारे पास में APS की APC की वैल्यू, APC की वैल्यू होती है कंजम्पशन अपॉन इनकम, APS निकालते हैं सेविंग्स अपॉन इनकम, याद करते चलिएगा। MPC निकालते हैं चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम और MPS निकालते हैं चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है जो कि होता है 1 अपॉन MPS बराबर 1 अपॉन 1 माइनस MPC और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक। इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन ध्यान रखिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट कब निकलता है, जब इनकम बराबर कंजम्पशन के हो, सेविंग्स बराबर 0 हो, यानी कि जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है तो सेविंग 0 होती है, और APC की वैल्यू 1 हो, क्योंकि भाई जब इनकम और
कंजम्पशन बराबर होंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, तो भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, याद रखिएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रहा हूँ तीनों की तीनों, मतलब जितनी भी हैं। सबसे पहले ए डी बराबर ए एस के, जब भी ए डी बराबर ए एस के होगा तो इक्विलिब्रियम निकलेगा। इसके अलावा जब C प्लस आई, ए डी के लिख सकता हूँ और एस के लिख सकता हूँ वाई, ये बराबर होगा। और लास्ट हमारे पास कंडीशन है आई बराबर एस, जब ये तीन कंडीशन होंगी तो इक्विलिब्रियम पर होगा मार्केट। अब सवाल ये ए डी की फॉर्मूला क्या है, ए डी का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ए एस कैसे निकलता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। जितने फॉर्मूले हो सकते थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे कंफर्म एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या एपीएस कभी जीरो हो सकता है, हाँ जी भाई, सेविंग स्टार्ट ही जीरो से होती है तो एपीएस जीरो हो सकता है, क्योंकि भाई इसका फॉर्मूला है सेविंग अपॉन इनकम, और जीरो अपॉन इनकम जीरो हो सकता है तो ये जीरो हो सकता है। नीचे अगर जीरो तो नॉट डिफाइंड। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, हाँ जी भाई हो सकता है। सेविंग नेगेटिव से ही शुरू होती है, डिस सेविंग से। क्या 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से बड़ी वैल्यू कब होती है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर, तो सेविंग कभी भी इनकम से बड़ी नहीं होगी तो कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। एपीसी जीरो हो सकता है, कभी नहीं, ना कभी इनकम जीरो, ना कभी हमारे पास में कंजम्पशन जीरो होगा ही नहीं, ऊपर की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी तो कभी जीरो आंसर आएगा नहीं। कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ना तो कभी इनकम नेगेटिव होती है ना कंजम्पशन नेगेटिव होता है। क्या 1 से बड़ा हो सकता है, हाँ जी, कंजम्पशन पहले स्टार्टिंग में इनकम से बड़ा ही होता है। एमपीएस एमपीसी की रेंज होती है 0 से लेके 1, तो 0 तो दोनों हो सकते हैं, 1 से बड़े नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इस टेबल को याद कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में ना इक्विलिब्रियम मार्केट दे रखा है। इक्विलिब्रियम मार्केट कब होता है, जब ए डी बराबर ए एस के होगा। ए डी को मैं लिख सकता हूँ सी प्लस आई, और ए एस मतलब नेशनल इनकम यानी कि वाई, और सी का जो फंक्शन होता है, सी का जो पूरा फॉर्मूला होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एम पी सी मल्टीप्लाई इनकम, प्लस आई को एज इट इज लिखा बराबर इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो जीरो लेवल इनकम पे होता है, जो दे रखा है क्वेश्चन में 50, प्लस एम पी सी ये बी को बोलते हैं जो कि ये 0.8। इनकम हमें दे रखी है नेशनल इनकम यानी इनकम यानी वाई 800, प्लस इन्वेस्टमेंट यानी आई, इनकम है 800, इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट आके नीचे जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो से एक जीरो गया, हमारे पास ये आया 50 प्लस 640 प्लस आई बराबर 800। अब 640 प्लस 50 होते हैं 710, सॉरी 690, और 690 वहाँ के माइनस हो जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ जाएगा 110, ये आंसर है। नेक्स्ट हमें नेशनल इनकम निकालनी है, हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, ये भी इक्विलिब्रियम पे, तो पहले इक्विलिब्रियम लिख देते हैं सी प्लस आई बराबर वाई। तो सी की जगह लिख सकता हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, प्लस आई की जगह पे एज इट इज, और वाई एज इट इज। अभी वैल्यू पुट करते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है 100, प्लस बी की वैल्यू होती है एमपीसी तो 0.80, मल्टीप्लाई वाई हमें पता नहीं, प्लस आई की वैल्यू 50 बराबर वाई। अब देखिए 0.80 वाई माइनस 1 वाई, तो मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 50 150 बराबर 0.20 वाई। पॉइंट आके नीचे हमने बढ़ाया 100, 20 टेबल से गया 5 टाइम्स, 5 वाई के मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगा वाई की वैल्यू 750, ये आंसर है। क्वेश्चन में हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.75 वाई। देखिए समझिए, ये जो 100 है ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है भाई, और ये जो 0.75 है बी है यानी कि एमपीसी है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस हमारे पास हो जाएगा 0.25, क्योंकि दोनों को प्लस करके हमेशा 1 बैठता है। और हमारे पास क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट बोल रखे हैं 1000, ठीक है भाई। हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम पर हमारे पास सी प्लस आई बराबर वाई के होता है, इसमें सब पुट करता हूँ। सी की वैल्यू दे रखी है मुझको 100 प्लस 0.75 वाई, प्लस आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1000 बराबर वाई। अब 0.75 प्लस का वहाँ के माइनस हो जाएगा 1 में से, तो आएगा 100 प्लस 1000 आएगा 1100 बराबर 0.25 वाई। भाई 1 वाई में से 0.75 माइनस करेंगे तो 0.25 आएगा। पॉइंट आके नीचे लगाया 100, ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4400 हमारे पास इनकम आ गई। अब क्वेश्चन में हमको पूछा है भाई कंजम्पशन भी बताइए, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हमको फॉर्मूला दे रखा है 100 प्लस 0.75, और वाई की वैल्यू हमें गिवन है 4400, तो हमारे पास कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। ये पॉइंट आके नीचे 100 बढ़ाएंगे, 25 की टेबल से 3 टाइम्स, 20 की से 4 टाइम्स, 4 से या 1100 टाइम्स, तो 3300 प्लस 100, 3300
प्लस 100, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 3400। ये आंसर है कंजम्पशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेविंग फंक्शन दे रखा है जो कि है माइनस का 100 यानी डिस सेविंग्स प्लस 0.6 यानी कि MPS वाई। अब जो हमें एस दे रखा है ये सब हमें बता रखा है और वाई है हमारी नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में 1100। हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। देखिए इक्विलिब्रियम लेवल कब कब होता है, AD बराबर AS के होता है ना, C प्लस I बराबर Y के होता है और I बराबर S के होता है। ये सभी लोग याद कर लें। तो इस केस में मैं यूज़ करूँगा I बराबर S। S की वैल्यू मेरे पास कितनी है, S की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 100 प्लस 0.6y और I की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1100। और क्वेश्चन के अंदर में मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का के प्लस हो जाएगा तो 0.6y बराबर 1200, जो y की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कंजम्पशन पूछा हुआ है तो कंजम्पशन कैसे निकालेंगे भाई इसमें। तो कंजम्पशन के लिए देखिए मैं इसी फॉर्मूले को चेंज करूंगा। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, प्लस MPS है 0.6 तो MPC हो जाएगा 0.4 और इनकम है मेरे पास 2000। पॉइंट आके नीचे 10 बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा तो 100 प्लस 800 हमारे पास आ जाएगा 900 कंजम्पशन। सेविंग पूछें तो इनकम हमें पता ही है, कंजम्पशन हमें पता ही है, माइनस कर देंगे सेविंग आ जाएगी अगर पूछता तो। क्वेश्चन कह रहा है एक इकोनॉमी में 75% इनकम बढ़ने से कंजम्पशन 75% इंक्रीज हुआ कंजम्पशन पर। इसका मतलब ये है अपनी इनकम का 75% हिस्सा लोग कंजम्पशन पर खर्च करते हैं। तो बेटा इसका मतलब जो MPC है वो हमें 75% दे रखा है, इसको पढ़ना सीखिए। इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन यानी कि 75% इंक्रीज यानी चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का रेशियो में दे रखा है 75% यानी कि MPC है 75%, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.75। तो मेरे पास MPC की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ है, 1000 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। तो देखिए मनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के सभी फॉर्मूले। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पहली तो रेंज क्या होता है, रेंज बताऊं मैं आपको। रेंज होता है 1 से लेकर इन्फिनाइट, 1 से छोटा नहीं होगा और 0 नहीं होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जितना इनकम में चेंज आया डिवाइड बाय जितना इन्वेस्टमेंट चेंज आया। ये नहीं तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन MPS यानी कि इन्वर्सली रिलेटेड है किससे, MPS से। क्वेश्चन आता है कि मनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसा रिलेटेड है भाई, इन्वर्सली रिलेटेड है MPS से। और एक और फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, क्योंकि हमें पता है 1 में से MPC हटाने से MPS ही आता है। तो इस फॉर्मूले में देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सूट कर रहा है। जो चीज़ हमें निकालनी है कि क्वेश्चन के अंदर में चेंज इन इनकम निकालना है और चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। तो देखिए दोनों निकालना सिखाऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, चेंज इन इनकम किया तो चेंज इन इनकम ही लिखते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट किया लिखते हैं 1000 और 1 अपॉन 1 माइनस MPC। MPC 0.75 तो MPS हो जाएगा 0.25। तो इसकी यह लिखता हूँ 1 अपॉन 0.25। इसको सॉल्व करें ऊपर 100 बढ़ेगा, ये जाएगा 4 टाइम्स। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम हमारे पास आएगा 4000। अब चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकलेगा सुनिए। MPC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। MPC है 0.75 और चेंज इन कंजम्पशन पता नहीं, चेंज इन का भी निकाला 4000। ये पॉइंट आके नीचे 00 आ जाएंगे, 25 फीटल से 3 टाइम्स, 25 फीटल 4 टाइम्स, 4 से जाएगा 1000 टाइम्स, 1000 में आके मल्टीप्लाई, तो चेंज इन कंजम्पशन हमारे पास आ गया 3000 करोड़। ये हमारे पास दोनों आंसर निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है C बराबर, ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.40y। नेक्स्ट सेविंग फंक्शन पूछा, तो देखिए सेविंग फंक्शन कुछ नहीं होता है, इसको तो लिखिए माइनस में, क्योंकि जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतना ही डिस सेविंग होता है, बस माइनस में होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जीरो लेवल पे आपने कितना खर्चा किया है, कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता, जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, उस कंजम्पशन को ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। प्लस यहाँ पर कंजम्पशन में तो यूज़ करते हैं MPC, यहाँ यूज़ होता है MPS जो कि होता है 1 माइनस MPC यानी कि 0.60y। तो हमारे पास सेविंग का फंक्शन भी आ गया। कह रहा है सेविंग डिटरमाइन कीजिए, डिटरमाइन सेविंग एट 500 लेवल ऑफ इनकम। तो बस मैं इनकम की जगह पे 500 लिख दूंगा, मेरे पास इनकम आ जाए, सेविंग आ जाएगी। पुट कर देते हैं फटाफट से, प्लस 0.60 मल्टीप्लाई 500, पॉइंट आके नीचे 2 0 बढ़ाएंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, ये हमारे पास आएगा 300, 300 माइनस 120 मेरे पास आ जाएगा 180। तो 180 रुपये की क्या आ गई, सेविंग आ गई। अगर 500 कमाए हैं
180 बचाए हैं, तो 320 कंजम्पशन होगा, तो कंजम्पशन मेरे पास आ गया 320 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है एट वॉट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेविंग जीरो तब होती है जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, इसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। सेविंग तब जीरो होती है जब इनकम कंजम्पशन बराबर होते हैं, और इनकम कंजम्पशन बराबर होने का मतलब है APC की वैल्यू 1 आ जाए, क्योंकि APC कैसे निकलता है, C/Y, जब दोनों बराबर है तो 1 आंसर आएगा। तो जिस पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं उसी पॉइंट पर सेविंग जीरो होता है। हमसे पूछा है किस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग जीरो होगा, तो सेविंग जीरो तब होगा जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे। कंजम्पशन कितना है 320, तो इनकम को भी कितना ही होना पड़ेगा 320, यानी कि जब 320 रुपये इनकम होगी तभी हमारा क्या होगा, सेविंग जीरो होगा। तो एक घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए कंजम्पशन निकालने की जरूरत थी। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। इक्विलिब्रियम लेवल का है, यानी कि C+I बराबर वाई की जगह पे कितना लिख दूंगा, 12,000। द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें दे रखा है 3:1, यानी कि 3/4 और 1/4। इसका मल्टीप्लाई 100 से कर इसको ईजी कर लीजिए। ये हमारे पास हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो सिंपल आप 3/4 भी कर सकते हो। तो 3/4 मेरे पास होता है 0.75, तो MPC मेरे पास होगा 0.75 और MPS मेरे पास हो जाएगा 0.25। मैं इसमें लिख देता हूँ, इसकी जगह पे ये हो गया MPC और ये हो गया MPS। अब हमें क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, जिससे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे पहुंच जाएं, जो कि है 20,000 करोड़ का। तो देखिए अभी हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो है 12,000। 12,000 से 20,000 पहुंचाना चाह रहा है, यानी कि चेंज इन इनकम, ध्यान रखिएगा 12,000 से 20,000 पे पहुंचाना चाह रहा है। तो चेंज इन इनकम मेरे पास हो गया 8,000 करोड़ का। तो मैं ऊपर का भी हटाता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन में आई दे रखा है और चेंज इन आई नहीं दे रखा, निकालना है। चेंज इन वाई दे रखा 8,000, तो कैसे निकाला जाएगा इसको ध्यान से समझिए। हमने पता भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट बराबर 1/MPS बराबर 1/1 - MPC। तो देखिए मैं इन दोनों फॉर्मूले को साथ में लगाता हूँ, जिसमें चेंज इन इनकम है 8,000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मुझे पता नहीं, और हमारे पास क्वेश्चन में 1/1 - MPC यानी कि MPS जो कि है 0.25। पॉइंट आके ऊपर 2 जीरो बढ़ाए, ये गया हमारे पास 4 बार, 4 से ये जाएगा हमारे पास 2,000 बार। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,000 करोड़। ये आंसर है। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 300 करोड़। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास दे रखा है 300 करोड़, ठीक है भाई। MPC मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.66 एंड सो ऑन चलता रहेगा, लेकिन अभी के लिए मानते हैं। और मुझे चेंज इन इनकम निकालना है, नेशनल इनकम यानी वाई। तो वही फॉर्मूला लगेगा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट बराबर 1/MPS। MPC 0.66 है, तो MPC 0.6 है, तो MPS आ जाएगा 0.34। तो पॉइंट आगे ऊपर डबल जीरो बढ़ा देंगे तो मेरे पास आएगा 882.35 करोड़। In an economy, increase in income is 5 times the increase in expenditure. Increase in income is 5 times the increase in expenditure, investment expenditure. MPC निकालना है। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है K बराबर 1/1 - MPC बराबर चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मैं इस वाले रिलेशन को लगाऊंगा, K हटा देता हूँ। देखिए 1 - 1/MPC तो भी एज इट इज लिख रहने दूँ, और चेंज इन इनकम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए ऊपर मुझे दे रखा ना चेंज इन इनकम की, लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट गया, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ 5। अब ये आपस में क्रॉस होंगे तो मेरे पास आएगा 5 - 5 टाइम्स ऑफ MPC बराबर 1, प्लस का माया के माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 टाइम्स ऑफ MPC बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस गया तो MPC की मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 4/5, जो कि होगा 0.8, और MPS पूछे तो मैं लिखूंगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए लिखते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कितना चेंज आया, 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट।
तो देखिए 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो इसका 3 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा 3 टाइम्स मोर किस में, जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया था वो चेंज आया इनकम में। तो मैं अगर सिर्फ 3 टाइम्स लिख दूं तो गलत हो जाएगा, 3 टाइम्स मोर बोला है तो 3 टाइम्स मोर भी है और ओरिजिनल भी है, उन दोनों को प्लस करके चेंज इन इनकम के बराबर है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हमें क्या निकालना है, एमपीसी निकालना, तो वही रिलेशन लगाएंगे। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन इनका इन्वेस्टमेंट की जगह पे मैं इसको एक्स लिख दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। मैं इसकी यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ एक्स और इसकी जगह पे लिख दे रहा हूँ उसको एक्स। तो ये मेरे पास प्लस होके आ जाएगा चेंज इन इनकम बराबर 4x। फॉर्मूला होता है 1/MPC, क्योंकि 1/MPS या मैं कह सकता हूँ 1/MPC बराबर चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए चेंज इन इनकम की जगह तो मैंने लिख दिया है 4x और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की जगह मैं लिख दूंगा x, क्योंकि मैंने उसको x माना हुआ था। तो इसको मैं आपस में x से x कट जाएगा, ये वहाँ के मल्टीप्लाई, तो आएगा 1 बराबर 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ MPC। अब समझिए प्लस का वहाँ के माइनस हो जाएगा, आएगा माइनस का 3 बराबर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ MPC। माइनस से माइनस क्रॉस आउट होंगे, हमारे पास आएगा 3/4 बराबर MPC, जो कि मेरे पास होता है 0.75, और क्वेश्चन में अगर MPS पूछे तो हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखिए समझिए, हमें निकालना है APS और सेविंग्स। तो APS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेविंग्स बाय इनकम। अगर मैं सेविंग्स निकाल लूँ और उसे इनकम से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास APS आ जाएगा। अब सवाल ये सेविंग्स कैसे निकले, तो देखिए सेविंग्स से पहले ना मैं निकालूँगा MPS। देखिए मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। जो MPS है वो निकलता है चेंज इन कंजम्पशन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। तो देखिए अगर MPC 0.6 है तो MPS हो जाएगा 0.4, इस वाले में भी 0.4 और इसमें भी 0.4, है ना। और इनकम अगर 0 है, सेविंग्स में कुछ भी रखूँ 90/0, आंसर आता है नॉट डिफाइंड। तो पहला वाला तो नॉट डिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी कह सकते हैं इसे हम। और MPS निकलता है चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। तो देखिए हमारे पास अगर ये 90 है, 90 से कितना चेंज हुआ है हमें पता नहीं, लेकिन इनकम में कितना चेंज हुआ है हमें पता है 100, और MPS है 0.4। सेविंग्स का चेंज मुझे पता नहीं, इनकम का चेंज मेरे पास है 100 और MPS मेरे पास है 0.4। पॉइंट आके नीचे 0 बढ़ा दूंगा, 1 0 से 1 0 गया, तो चेंज इन सेविंग मेरे पास निकल के आ गया 40। तो -90 में प्लस का 40 जोड़ूंगा तो आएगा मेरे पास माइनस का 50। यहाँ भी 40 होगा, यहाँ भी 40 होगा, सब में 40 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 30। तो मेरे पास सेविंग्स आ गया। सेविंग को मैं डिवाइड दे दूंगा मैं इनकम का, तो -90/0 -50/100, ये आएगा माइनस का 1/2, -10/200, ये आएगा माइनस का 1/20। नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस का 1/10, सॉरी माइनस का नहीं, लास्ट वाला हमारे पास प्लस का आएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, APS निकाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट टेबल में जो हमें कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर में MPC जो हमें निकालना है, तो पहले मैं MPS ढूंढ लेता हूँ। MPS आती मेरे पास, MPC निकल जाएगा। MPS कैसे निकलता है, देखिए पहला बात तो मैं नील छोड़ दे रहा हूँ, कोई हमें चेंज नहीं पता, इसको भी नील छोड़ देते हैं। ये -20 से -10 हुआ, यानी चेंज आया प्लस के 10 का, और ये 0 से 50 हुआ, यानी चेंज आया 50 का। तो मेरे पास MPS निकल के आया 1/5, जो कि होगा 0.2। अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा। नेक्स्ट वाले में चेंज आया 10 का, इसमें चेंज आया 50 का, ये भी 0.2, तो ये 0.8। और APS कैसे निकलता है, सेविंग्स अपॉन इनकम, तो 20/0 तो नॉट डिफाइंड, -10/50 यानी कि -1/5, और 0/100 यानी 0 आ गया। तो मेरे पास APS की वैल्यू निकल के आ गई। आई होप आपको सभी न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और जो बेसिक कंसेप्ट्स में आपको समझाना चाहा था वो आपको ठीक तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आपका दिन शुभ हो।